ठीक है, शुरू करें। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि रिकैप ले रहे हैं। किस चीज़ का रिकैप ले रहे हैं? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, चैप्टर नंबर 2 जो हमने कल ख़त्म किया था। ठीक है ना, हमने काफ़ी डिटेल में चैप्टर ख़त्म किया। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमने सबसे पहले इसमें बेसिक से शुरू किया था। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एटॉम क्या है। ठीक है ना, जब हमें ये मालूम हो जाए कि एटॉम क्या है तब हम उसके आगे बढ़ सकते हैं। बराबर है, एटॉम क्या था? स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। हमने ये बचपन में पढ़ा था। आगे जाके तो उसका आगे जाके चीज़ें चेंज हो जाएगी आपके लिए। फिर हमने पढ़ा कि एटॉम के अंदर क्या क्या होता है। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और हमारी कहानी भी कहाँ से? यहीं से शुरू होती है। मैंने कहा था ये चैप्टर एक फ़िल्म की कहानी की तरह है, जहाँ आपको फिल्म में 3 से 4 हीरो आपको मिलेंगे। यहाँ पर वो चारों हीरो अपनी अपनी कहानी बताएंगे और एंड में जो लास्ट वाला हीरो रहेगा वो आपका मेन हीरो रहेगा जो कहानी में ज़िंदा रहेगा। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि तकरीबन हमारे पास 118 एलिमेंट्स है और उन 118 एलिमेंट्स को हमें क्या करना था? अरेंज करना था। तो अरेंज करने के हमने क्या देखे? अलग अलग तरीके हो सकते थे। अब अरेंज करने का तरीका या तो ये हो सकता था कि मैं साइज़ के हिसाब से अरेंज कर सकूँ, शेप के हिसाब से अरेंज कर सकूँ, वज़न के हिसाब से अरेंज करूँ, कलर के हिसाब से अरेंज करूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज करूँ, केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज करूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एलिमेंट्स सपोज़ करूँ, मेरे को ऐसे कुछ एलिमेंट्स मिलते जो कि टफ़ है, हार्ड है, तो सारे हार्ड वाले एलिमेंट को अलग कर देता मैं। आयरन को अलग कर देता, कॉपर को अलग कर देता, सबको अलग करता था। पर इसमें एक प्रॉब्लम होती। अब सोडियम भी एक क्या है? मेटल है ना। अब सोडियम एक मेटल है, तो सारे मेटल तो हार्ड है, पर सोडियम मेटल है, वो हार्ड नहीं है, कट हो सकता है नाइफ से, तो फिर वो मेटल की कैटेगरी में नहीं आ पाता। पर वो है क्या? मेटल है। तो ये दिक्कत आने लगी। अब जब ये दिक्कत आने लगी तो मतलब आप अगर इस तरह से अरेंज करोगे तो ये दिक्कत आएगी। तो हर ज़माने के लोगों ने अलग अलग ट्राई किया एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। सबसे पहले कौन है? डोबेराइनर। डोबेराइनर का क्या था? डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड्स। डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड्स में उन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया? उनके एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो बातें आपको मुँह ज़बानी याद रहनी चाहिए। एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर यहीं पर कन्फ्यूजन हो गया तो याद रखो ये पिक्चर देखने की टिकट ही है। अगर टिकट ही नहीं रहेगी तो पिक्चर ही नहीं देख पाओगे। सिंपल सी बात है, ये बात याद रखना। ठीक है, अब ये बात तो हो गई। अब ये बात होने के बाद ये हुआ कि डोबेराइनर तो आ गए। तो डोबेराइनर ने क्या कहा था? डोबेराइनर ने कहा कि अगर मैं 3 एलिमेंट्स को ले रहा हूँ तो 2 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का मीन किसके बराबर होगा? थर्ड एलिमेंट के बराबर होगा। उन्होंने 3 एलिमेंट्स की तिगड़ी बनाई थी, ट्रायड्स बनाया था। लॉ ऑफ ट्रायड इसलिए कहते हैं। कोई एक ट्रायड का एग्जाम्पल दो जिसमें उन्होंने लिया था, टेक्स्ट बुक में आपके पास होगा ना। कोई एक ट्रायड का एग्जांपल दो जिसमें 2 एटॉमिक मास को प्लस करके तीसरे के बराबर आ रहा है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसका एग्जांपल लिया था। तो किसके दोनों के मास किसके बराबर है? हाँ, किसके बराबर है? सोडियम का मास कितना है? 23। ठीक है, ये बात हो गई। डोबेराइनर का लॉ ऑफ ट्रायड फेल क्यों हो गया? ऑब्वियसली आगे के एलिमेंट्स आए तो उस पर वो अरेंजमेंट लागू नहीं हो पाया, इम्प्लीमेंट, क्योंकि वो लॉ बना था, है ना। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि लॉ और थ्योरी में फ़र्क क्या होता है, तब हमें ये सारी चीज़ें मालूम पड़ी। दूसरे कौन है? न्यूलैंड। न्यूलैंड का लॉ क्या था? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। उन्होंने क्या कहा? अगर मैं एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से क्या करूँगा? अरेंज करूँगा, तो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी? 8th वाले एलिमेंट से क्या होगी? मैच करेगी। बराबर है, ये उन्होंने कहा था। वो लॉ क्यों फेल हो गया? वो लॉ इसलिए फेल होगा क्योंकि कैल्शियम के आगे अरेंजमेंट्स क्या हो सके? नहीं हो सके। टोटल 56 एलिमेंट्स तक वो लेकर गए और उन्होंने क्या किया? एक बॉक्स में 2 एलिमेंट्स को भी रख दिए अपनी बात को बताने के लिए, मतलब उनकी बात को मनवाने के लिए। कभी कभी कुछ ये हो गया कि कहीं पर फिजिकल प्रॉपर्टी मैच हो गई और एटॉमिक मास जो है मैच नहीं हो रहा था, तो उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी मैच करने के लिए वहाँ पर रख दिया, जबकि ऐसा हम नहीं कर सकते। अब तीसरे कौन है? ये हो गया मेंडलीव है। मेंडलीव जो आए तो उन्होंने क्या हुआ? किसी को हिचकी आ रही है? ठीक है, मेंडलीव जब आए तो क्या हुआ? ठीक है ना, मेंडलीव आए तो उनकी हीरो लाइन क्या थी? मेंडलीव ने क्या कहा था? मेंडलीव ने क्या कहा था? उनकी एक हीरो लाइन थी, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। अगर हम इसका खुलासा करें या इसको ओपन करें तो इसका मतलब क्या था?
हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिकली किससे मैच होती है, किस हिसाब से मैच होता है, एटॉमिक मासेस के। मतलब अगर मैं एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करूं तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, मैच होगी। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो दो ही फॉर्म में होते हैं, कौन से, ऑक्साइड्स और हाइड्राइड। ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का मतलब है जो सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे या हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब मेंडलीव ने जो ये बातें कह दी, इसके अलावा मेंडलीव के 3 मेरिट्स बताओ। 3 मेरिट्स, 3 अच्छी बातें। सबसे पहले उन्होंने किसका मास करेक्शन किया, किसका मास करेक्शन किया, बेरिलियम का। पहले मास क्या था बेरिलियम का, 14.09, बदल के कितना हुआ, 9.04 उनका क्या हुआ, मास हुआ, किसका, बेरिलियम का। अब दूसरा क्या था उसके अंदर, उन्होंने खाली जगहें छोड़ दी थी, है ना। वो 3 खाली जगह क्यों छोड़ी थी, क्योंकि जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे तो एलिमेंट्स को अरेंज करते करते उनको लगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें आनी चाहिए थी जो मिसिंग है, तो उन्होंने वो खाली जगह छोड़ दी। 3 खाली जगह पर उन्होंने नाम रख दिया, क्या, इका, बोरॉन, इका। और जब वो एलिमेंट्स मिले तो उन एलिमेंट्स के नाम क्या बने, हाँ, हीलियम नहीं था, गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम। तीसरी बात क्या थी, 2 ऐड। तीसरी बात ये थी कि जब इनर्ट गैस डिस्कवर हुए तो उनको कोई अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा, उन्होंने लास्ट में सारे इनर्ट गैसेस को रख दिया। इनर्ट गैस कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हेलोजेंस कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडीन। याद रखना सब एक आदमी जो होता है, जो पैसे वाला होता है, उसका पैसे दिखाई देते हैं गाड़ी से, घड़ी से, मोबाइल से। एक बॉडी बिल्डर होता है, उसकी बॉडी से दिखाई देता है। दिमाग वाला आदमी जो होता है उसका दिमाग तो ऑब्वियसली दिखाई नहीं देगा कि पढ़ के दिमाग यहाँ से एक्स्ट्रा हो गया, वो दिखाई देता है जब वो बोलता है, समझे। हम सबके पास क्या है अभी, तो फ़िलहाल तो क्या है, दिमाग है, समझे। और ये जो है ना सारी चीज़ें, ये यहाँ पे होनी चाहिए, तब मालूम पड़ेगा आपने अपने दिमाग पर मेहनत करी, ठीक है। अब 4 डिमेरिट्स थे मेंडलीव के। पहला डिमेरिट क्या था, कोबाल्ट और निकल का जो एटॉमिक मास था वो कैसा था, होल नंबर में सेम था। कितना था दोनों का, 58 था। तो अगर एटॉमिक मास सेम है तो दोनों को किस हिसाब से रखेंगे, क्योंकि दोनों का मास सेम है, तो कौन पहले है कौन बाद में, उसका जवाब मेंडलीव साहब के पास नहीं था। दूसरा, आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के भाई हैं, तो उनके पास सबके पास इलेक्ट्रॉन तो सेम है पर न्यूट्रॉन जो है अलग अलग है, जिसकी वजह से उनका वजन क्या हो जाता है, अलग अलग। तो अगर मैं वजन के हिसाब से रख रहा हूँ तो हाइड्रोजन के ही 4 मेंबर है, तो उनको जगह देनी पड़ेगी, तो पीरियोडिक टेबल में हमने उनको जगह नहीं दी थी। तीसरी बात, हाइड्रोजन से पहले तीसरी बात क्या थी, डीमेरिट, और एक क्या था, अरेंज करनी है। हाँ, जब अरेंज कर रहे थे एटॉमिक मासेस के हिसाब से तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रही थी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या, कोई, हाँ, लाइन से कुछ नहीं दिख रहा था, ठीक है ना। मतलब क्या हो रहा था, आप अरेंज कर रहे थे तो कभी 8 के बाद 12, 15 ऐसे आ रहा था, कोई यूनिफॉर्मिटी। चौथा था कि हाइड्रोजन है वो धोखेबाज है। क्यों हाइड्रोजन धोखेबाज है, क्योंकि वजन के हिसाब से जाए तो उसे पहला खड़े रहने का है, पर वो प्रॉपर्टी के हिसाब से हेलोजन के मैच करता है। हेलोजन का ग्रुप नंबर कितना था, 17, तो पहले वजन के हिसाब से वो पहला आएगा, ठीक है ना, और प्रॉपर्टी के हिसाब से कैसा आएगा, 17 आएगा, तो हाइड्रोजन धोखेबाज निकला। तो अब ये सारे मसले आ गए सामने, अब इसको हल कौन करेगा, तो इसको हल करने के लिए हमने क्या लेकर आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेकर आया। जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेके आए तो उसको किसने बताया था, हेनरी मॉजली ने, ठीक है ना। हेनरी मॉजली थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ख़ास बात क्या थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या किया, पिक्चर को ही चेंज कर दिया। अब जो कैमरा था उन्होंने कैमरे को ही बदल दिया, जिस कैमरे से हम पूरे एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, जिस कैमरे की लेंस से देख के अरेंज करते थे वो बदल दिया। अब क्या हो गया, पहले हम एलिमेंट्स को किस हिसाब से अरेंज करते थे, उनके एटॉमिक मास के हिसाब से। मोजली ने क्या कहा, नहीं मैं एटॉमिक मास के हिसाब से नहीं अरेंज करूँगा, मैं किसके हिसाब से अरेंज करूँगा, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करूँगा, है ना सफिया, है ना, समझे। तीर कमान से निकला और लक्ष्मण को जाके लग गया, और लक्ष्मण, यही कह रहा था मैं। नाश्ता करके आए, नहीं किए, जाके करेंगे, अच्छा, वो सुबह का रोज़ा रहता नहीं, मतलब बच्चे सुनते नहीं है ना, तो मैं ऐसे इरिलेवेंट बात करता हूँ ताकि शायद उनको लगे कि हाँ यही काम की बात हो रही है। इंग्लिश मीडियम में है और हमें क्या चाहिए, साइंस चाहिए, उसमें भी हमें साइंस 1 चाहिए। अच्छा, चालू हो चुका है, शाबाश। चलिए,
हाँ ब्राइटनेस ना, हाँ एक मिनट मैं लाइट बंद करके देखता हूँ पहले, अभी क्योंकि 9th आई नहीं है ना। अब कम हो गई क्या? नहीं आई, अच्छा और ज़्यादा हो गई। ज़्यादा ही ब्राइट है, ठीक है। थोड़ा ही है वैसे तो पार्ट। अब ठीक है, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आपका? हाँ ठीक है, फेयर इनफ, डजंट मैटर। वो हमें सिर्फ पीरियोडिक टेबल देखना है। तो उन्होंने क्या कहता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट और द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किसके बराबर है, एटॉमिक मासेस के बराबर नहीं कहा, उन्होंने एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर के बराबर मतलब अब जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो उस हिसाब से अरेंज होगा। तो अगर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले आ जाएगा, अरे बराबर है ना। तो अब आइसोटोप का कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि हर आइसोटोप के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना। तो ये तो अब चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए उसके पहले हमें उसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। उसका स्ट्रक्चर आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये तो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अगर हमने पढ़ा था CR7 और 18 पढ़ा था, बराबर है ना। तो इसमें कितने हमारे पास ग्रुप्स है, 17 ग्रुप्स है। पीरियड्स कितने, 7 पीरियड्स है। ब्लॉक्स कितने, 4 ब्लॉक है, SPDF ब्लॉक है, ये 4 हमारे पास ब्लॉक है। अब इसके अलावा और ख़ास बात है जो मैं आगे पीछे अगर बोल दूँ तो देख लेना। हर पीरियड जो है वो नंबर ऑफ़ शेल्स के बारे में बताता है। अगर पहला पीरियड होगा तो कितनी शेल होगी, 1 शेल। दूसरा पीरियड होगा तो 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल, 7 शेल। तो ऐसे करके 7 शेल्स तक यहाँ पर क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब ये हो गया। और इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कल, हमने कुछ और बातें पढ़ी थी इसके अंदर। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है और नॉन मेटल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। इलेक्ट्रो नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसके आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो कितने हो, 8। तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल। उसके अलावा बात हमने ये भी पढ़ा था, ये जिगजैग लाइन है। इस जिगजैग लाइन पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कौन है, मेटलॉइड्स है। उसके नीचे जो आ रहे हैं वो कौन है, मेटल्स है। उसके ऊपर जो आ रहे हैं वो कौन है, नॉन मेटल्स है। याद रहेगा, ठीक है। अब इसके अलावा हमने लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे वाला पढ़ा था, हाँ कल ही तो बताया था। मेटलॉइड्स में मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी आती है और मेटल में सिर्फ मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हाँ अब कल हमने पढ़ा था ऊपर नीचे दाएं बाएं, याद है ना। पीटी किया था ना हमने, ऊपर नीचे दाएं बाएं, दाएं मुड़, बाएं जा, सीधे जा। मिस कर रहे होंगे ना पीटी का टीचर बहुत मारते होंगे ना स्कूल में, नहीं मारते, हाई नहीं। अच्छा हमें तो बहुत मार पड़ती थी। और वहाँ एक टीचर होती थी पीटी की, क्या नाम था उसका, उनका क्या नाम था, जकिया मिस। नाम ही सोचो तो इतना बार, हाँ क्या मज़ा। अच्छा ऐसा बहुत मार पड़ती थी यार। मतलब अगर पीटी में देख ले किसी को हंसता हुआ या मजाक करता हुआ, बस खत्म। पीटी में अपने को क्या मालूम होता कि मजाक तो करना नहीं चाहिए, बट पीटी कुछ कराते ही नहीं थे, वही कराते थे 1 2 1 2 1 2। हाँ वही है, बस उतनी पीटी इन लोग को आती है। चलो ठीक है, जाने दो, कहाँ बचपन के जख्म निकालें। हाँ अभी यहाँ पर कल हमने लेफ़्ट राइट दाएं बाएं पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि हम टॉप से बॉटम में जाएंगे, यानी कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। लेफ़्ट से राइट में जाएंगे तो एटॉमिक साइज़ क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। वजह आपको मालूम है ना, ऊपर से नीचे आएंगे तो शेल्स ऐड होते हैं। जब शेल्स ऐड हो जाएगा तो एटॉमिक साइज़ क्या होगी, बढ़ेगी। लेफ़्ट से राइट में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने से शेल की साइज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा हमने पढ़ा था, हम लेफ़्ट से राइट में जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा। राइट से लेफ्ट, टॉप से बॉटम में जाएंगे तो भी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा। टॉप से बॉटम में आएंगे तो शेल का साइज़ इंक्रीज़ होगा। शेल का साइज़ इंक्रीज होने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। राइट से लेफ्ट में आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर
यहाँ से तो इंक्रीज़ होगा ना, यहाँ से आप आएंगे तो मेटल मिलेंगे, यहाँ से आएंगे तो क्या मिलेंगे आपको, नॉन मेटल मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसा कुछ। पीछे होके बैठ जाओ थोड़ा, हाँ बस, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसी कुछ बातें पढ़ी थी और ऐसी कुछ बातें हमने समझी थी, बराबर है। इसके अलावा अगर मैं इसमें कोई पॉइंट भूल गया तो आप मुझे याद दिला सकते हैं, वरना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने पढ़ा था, 2n² का फॉर्मूला भी देखा था। वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट शेल, उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी वही चीज़ है जिसकी वजह से एलिमेंट क्या होता है, रिएक्ट करता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन में वैलेंसी है ही नहीं, उसका पूरा स्टेबल है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसा एग्जांपल तो किसी एक एलिमेंट का जो रिएक्ट ही नहीं करेगा किसी से, हमने पढ़ा था, हीलियम। ऑब्वियसली लास्ट वाले याद आ रहे हैं, मैंने कहा था ना इनर्ट गैस, ये खड़ूस लोग होते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। लास्ट वाले क्योंकि ये पूरे स्टेबल होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे जीरो एलिमेंट्स होते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते, किसी से बात ही नहीं करते हैं, इनको किसी की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो स्टेबल है, तो ये किसी से बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये होगी बात, ठीक है, फेयर इनफ। तो बस यही है, इतना समझ आया। तो इस तरह से हमारे चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म होता है, मतलब ख़त्म होता है, मतलब रिवीजन तुम्हारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ख़त्म हो गया रिवीजन तुम्हारा।